हाँ तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हाल चाल है बेटा। स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक लिमिट के बाद, दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की बात करनी है आज हमें। अच्छा, आपको मैंने जैसे बताया है कि कैलकुलस जो है वो प्रीवियस जो आर्टिकल्स हैं आपसे आपके जो भी आपने पढ़ा है, जैसे फंक्शन आपने पढ़ा था, तो लिमिट सीखने के लिए आपको फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए अच्छे से, यानी फंक्शन का ठीक ठाक आइडिया होगा तभी आप चीज़ें कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यूटी को ढंग से समझना चाहते हो तो कंटिन्यूटी को समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपको लिमिट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर लिमिट्स का प्रॉपर तरीके से आइडिया है तो यू कैन ईजिली लर्न अबाउट अ कंटिन्यूटी। अब एक बात समझने की कोशिश, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई फंक्शन है अगर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। मीनिंग सिंपल सा है बेटा कि अगर किसी भी फंक्शन, एक रफ जो डेफिनेशन दी जाती है किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए, तो ये कहा जाता है किसी भी विथ इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन नोन एज कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से अगर मैं बात करूं आपकी, कि मान लो तुम्हारे पास में y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 ये लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कार्टेशियन प्लेन पर आप इसके कर्व की बात करें, लेट अस सपोज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इसके रूट्स आएंगे 2 और 3, और उसके करस्पॉन्डिंग जब आपको ये ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हो। तो आप ये सोचो ये इसका कर्व बनकर तैयार हुआ क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट कैसा था, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट जब आप क्वाड्रेटिक का चेक करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। और दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा रूट्स, और जिसकी वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0 और दिस इज़ 3,0। तो आप इस बात को समझो, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y बराबर 0, और ये y एक्सिस है जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x बराबर 0। तो अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, इस कर्व को विथ इन द डोमेन की बात की जाए तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है किसी भी तरीके का, उसका डोमेन तो ऑल द रियल नंबर होता है। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें x की बात की जाए तो x ऑल द रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करा सकते हो, जिसके लिए कोई ना कोई y रियल वैल्यू जनरेट करेगा। तो ये y इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, और x की सभी वैल्यूज़ आप इसमें रिप्लेस करा सकते हो, हर वैल्यू आप इसमें x की रिप्लेस करा सकते हो। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी। यू कैन क्लियरली सी दैट फॉर मेकिंग अ पैराबोलिक कर्व ऑन अ कार्टेशियन प्लेन वी कैन नॉट एबल टू लिफ्ट द पेन। विदाउट लिफ्टिंग अ पेन वी कैन मेक द कर्व वेरी इजीली। इस कर्व को आसानी से बनाया जा सकता है विदाउट पेन को लिफ्ट किए। तो इस फंक्शन को विद इन द डोमेन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन की तरह ये बिहेव करेगा। लेकिन अगर दूसरे ही केसेस में, जैसे ये एक अलजेब्रिक फंक्शन था, दूसरे ही केसेस में अगर आप आ जाओ तो लेट अस सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 1/x²। ये भी एक फंक्शन है बेटा जो कि होता है अलजेब्रिक ही है, रैशनल फंक्शन। इस फंक्शन की क्या खास बात है कि अगर इसमें बात की जाए तो ये जो फंक्शन का कर्व है वो आप चेक करो, ये कुछ इस तरीके का बनता है। तो कहीं ना कहीं आप जो सोचो, जब आप इस कर्व को बनाने की कोशिश करोगे तो इस कर्व को जब आप बनाओगे तो x इक्वल्स टू 0 पर आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, आपको पेन को उठाना होगा, तभी आप अगला कर्व बना पाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब आप 0 से गुजरोगे तो अगर आप चाहते हो कि इस फंक्शन के कर्व को आप कार्टेशियन प्लेन पर बना पाओ तो आपको इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक तो पेन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 0 से स्लाइटली आगे चलने पर यहाँ से जब नीचे आओगे तो बीच में गैप है
और आपको पेन उठाना पड़ेगा, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा एट x इक्वल्स टू 0। दिस फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बेटा थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड मैं पॉज कर देता हूँ, देन आफ्टर दैट देखेंगे हम इसको। एक बार लाइट आ जाए दोबारा से जिस हाँ, तो बेटा वो लाइट का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, देखना ध्यान से। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो जब आप 0 से गुजर रहे हो तो आपको पेन का टिप उठाना पड़ेगा फॉर मेकिंग दिस कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नेचर शो कर रहा है। तो यानी कि अगर कंटिन्यूटी बात करनी है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो थ्रू आउट होगा, और अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो किसी पॉइंट पर ही तो टूटेगा। तो कंटिन्यूटी हमेशा किसी पॉइंट पर ही चेक की जाती है। जैसे कि तुम एक बात सोचो, एक फंक्शन कंटिन्यूस वे में चल रहा है, लेकिन अब जब आप पेन उठाओगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही तो आपको पेन उठाना पड़ेगा। जैसे एक अगर ये क्वेश्चन में और भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, y इक्वल्स टू सिग्नम x के बारे में देखो। तो सिग्नम का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है बेटा। जिसमें आप लोगों को पता है कि 0 से स्लाइटली आगे अगर हम चलते हैं तो ये फंक्शन y बराबर 1 की तरह काम करता है, और 0 से स्लाइटली पीछे अगर आते हैं तो ये y बराबर -1 की तरह काम करता है, और 0 एग्जैक्ट 0 पर ये 0 देता है। ये सिग्नम फंक्शन का कर्व है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि 0 से जब आप गुजर रहे हो तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्लाइटली पीछे तो आपको y बराबर -1 पर रहना है। एग्जैक्ट 0 पर आप 0 पर रहोगे, और 0 से स्लाइटली आगे गए तो आपको 1 पर जाना है। यानी कि ये फंक्शन भी एट x इक्वल्स टू 0 पर एक डिसकंटिन्यूस नेचर शो कर रहा है। सिग्नम फंक्शन एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि वी नीड टू पुल आउट आर पेन फ्रॉम आर पेपर। जिस पेपर पर आप ग्राफ बना रहे हो उससे आपको पेन को उठाना पड़ेगा, तभी आप इस ग्राफ को प्लॉट कर पाओगे। तो ध्यान से समझ लो कि कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, और अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको तो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही चेक करना होता है। तो कंटिन्यूटी जो बात की जाएगी एट पॉइंट बात की जाएगी, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात की जाएगी कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की क्या खास बात है कि हर इंटीग्रल वैल्यूज़ पर वो टूटता है कर्व। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का जब मैंने आपको फंक्शन वाले चैप्टर में ग्राफ बनवाया था तो मैंने बताया था कि हर इंटीजर पर वो अपनी वैल्यूज़ को ब्रेक डाउन करता है। तो यानी कि हर इंटीजर पर वो ग्राफ टूटेगा, आपको बनाने के लिए हर इंटीजर पर पेन उठाना पड़ेगा, तो वो हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की अगर बात की जाए तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक की जाती है। अगर पेन ना उठाना पड़े उसको बनाने के लिए तो वो कंटिन्यूस, और अगर पेन उठाना पड़ जाए तो वो डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब इसको, ये तो आपका जर्नल एक रफ डेफिनेशन हो गया। बाकी आप मैथमेटिकली इसको किस तरीके से अप्रोच करना है वो समझ लो। किसी भी फंक्शन, जैसे कि लेट अस सपोज कोई फंक्शन हम कंसीडरेशन ले लेते हैं, एक जर्नल फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। लेट अस सपोज ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसका कर्व कुछ इस तरीके का है। मान लो इस तरीके का कोई कर्व है, और अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात की जाए तो ये तो आपका हो जाएगा a पॉइंट, और दिस इज़ द एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ का फैलाव होता है वो डोमेन को इंडिकेट करता है। लेट अस सपोज ये a है, इसको पीछे बढ़ा दें हम, ये a है और ये b है, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ का फैलाव है। तो आपको अभी तो ये समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है विथ इन द डोमेन a से लेके b के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेट अस सपोज मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं x बराबर c।
यानी कि x इक्वल्स टू सी पर मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ। तो बस इतना सा समझ लेना कि ये जो c पॉइंट है, सबसे पहले तो ये डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, यानी कि c मस्ट बिलोंग टू द इंटरवल क्लोज इंटरवल a टू b, और c के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगी। तो c पर अगर लिमिट की अगर वैल्यू की बात करें तो c पर लिमिट की जो वैल्यू है वह अगर फंक्शन की पर्टिकुलर उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ जाती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस माना जाता है। मतलब मेरा कहने का सेंस क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि x बराबर c को जब आप इस तरफ से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की, वो इस वैल्यू को, ये जो भी हाइट है उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसी फंक्शन को जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे, इस पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच करोगे तो इसी हाइट को वो ऊपर से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। यानी इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात की जाए, लेट अस सपोज ये जो हाइट है आपके पास में जो दे रखा है ये हाइट, इस हाइट को थोड़ी देर के लिए स्मॉल l कंसीडर कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इस फंक्शन में जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो दोनों ही जगह पर ये l को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और फंक्शन की x बराबर c पर जो हाइट आएगी वो भी l के बराबर होगी। और ये हाइट को तुम किस तरीके से इंडिकेट करा सकते हो कि फंक्शन में आप c रिप्लेस करा दो, यानी कि x बराबर c पर इस फंक्शन को कंटिन्यूस बोला जाएगा। ये f(x) का जो कर्व है इट वुड बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू c इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। तो आप लिख सकते हो इस बात को कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू fc बराबर आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी बेटा, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x बराबर आना चाहिए f ऑफ c के। लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f x बराबर आना चाहिए f c के, और ये दोनों ही वैल्यूज किसके बराबर है, l। और l एक डिफाइंड नंबर है बेटा, l क्या है, एक डिफाइंड नंबर है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एल, ये आपका हो गया। अगर ये स्टेटमेंट वैलिड होता है तो आप ये कहोगे एट एक्स इक्वल्स टू सी द फंक्शन वुड बी कंटिन्यूस। फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी कैन से दैट एट एक्स इक्वल्स टू सी एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू सी पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लो कि फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने की बात की जाए, जैसे ये तो आपकी कंटिन्यूटी की बात हो गई, एट एक्स इक्वल्स टू सी पर फंक्शन कंटिन्यूस है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए फंक्शन की वैल्यू के। और फंक्शन डिसकंटिन्यूस की अगर बात की जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कितने तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो कोई कर्व है इस तरीके से, ये x इक्वल्स टू सी अज्यूम कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये इस बात को समझ सकते हो कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसके केस में आप क्या कहोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बेटा अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो 100% ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। देन दिस फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू सी। एट x इक्वल्स टू सी पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस नेचर शो करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी
और डिसकंटिन्यूटी का ये सिस्टम इसमें अप्लाई होता है। और डिसकंटिन्यूटी बेटा काफ़ी तरीके की होती है, कंटिन्यूटी तो एक ही तरीके की है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ जाए, और एल जो है वो जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है वो डिफाइंड होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, डिफाइंड और कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि लिमिट का आंसर तो इन्फिनिटी भी आता है, लेकिन इसके केस में इन्फिनिटी अगर होगा तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी का एक टाइप है, और भी डिफरेंट टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होती है। अभी मैं एक एक करके और भी ग्राफ बना देता हूँ, पहले यहाँ तक की बात समझ लो आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करें कि कितने तरीके से फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि अगर आप जर्नलाइज वे में लो ये कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ डिसकंटिन्यूटी इस तरीके की भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा देखना ध्यान से। मेरा क्या कहने का मतलब है, कितने तरीके की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। हो सकता है कि देखो इक्वालिटी जो होल्ड करना है वो तीनों में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर भी आनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से जो आंसर आ रहा है वो फाइनाइट होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, और वो बराबर होना चाहिए फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के। बट यहाँ पर इस बात को समझ लो कि जैसे कि अगर इस पॉइंट की बात करें हम, तो जैसे x इक्वल टू सी ही इसको कंसीडर करें, तो इसके केस में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसी अलग फंक्शन जो अलग किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, लेट अस सपोज ये L1 को अप्रोच कर रहा है, और जब आप इसको इस तरफ से अप्रोच कर रहे हो तो ये फंक्शन किसी अनदर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि फंक्शन की जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बेटा अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन तो 100% कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे कम से कम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आए तभी तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर चेक करेंगे। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन 100% डिसकंटिन्यूअस नेचर का हो गया। यहाँ भी चेक करो, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि एट एक्स इक्वल्स टू सी पर अगर बात की जाए तो एट एक्स इक्वल्स टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट का नेचर अलग है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये है जो कि इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, लेट अस सपोज L1, और ये जो है वो अप्रोच कर रहा है L2 को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इसके केस में। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी यही आपका केस बनकर तैयार हो जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो ये दोनों ही केसेस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस का तुम ग्राफ से भी समझ सकते हो कि सी से गुजरते समय आपको पेन उठाना पड़ेगा। अगर आप ये कर्व बनाना चाहते हो तो सी से गुजरते समय आपको पेन उठाना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको सी से गुजरते समय पेन उठाना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि एट एक्स इक्वल्स टू सी पर कोई अनदर वैल्यू आ रही है। यहाँ पर ये सॉलिड पॉइंट का मतलब है कि एक्स इक्वल्स टू सी, एग्जैक्ट सी पर ये फंक्शन यहाँ पर है, और ये वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एट एक्स इक्वल्स टू सी पर ये फंक्शन इस टिप पर है जिसकी वैल्यू L1 है, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों ही फंक्शंस को सी के करस्पॉन्डिंग गुजरते समय आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो ये दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गए। एट एक्स इक्वल्स टू सी पर ये दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जब ब्रांचेस में गैप आ जाता है। जब ब्रांचेस में गैप आ गया तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी।
कि फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी पर डिसकंटिन्यूस है, लेकिन किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है? जंप डिसकंटिन्यूटी, जब ब्रांचेस टूट जाती हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रांच टूटी तो है बेटा, तो जंप डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन दोनों केसेस में आप जब देखते हो, ध्यान से समझना, तो जब आप इसको देखते हो ध्यान से, तो एट एक्स इक्वल्स टू सी को जब आप इस तरफ से अप्रोच करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बिल्कुल बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट के। यानी कि आप ये कह सकते हो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आ रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लिमिट x इक्वल्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको थोड़ी देर के लिए इस हाइट को L मान लेते हैं, है ना, या L1 मान लो, तो ये L1 आ गई। लेकिन फंक्शन की एट एक्स इक्वल्स टू सी पर वैल्यू जो है वो अलग आ रही है, वो L2 आ रही है। यानी कि फंक्शन की सी पर जो वैल्यू आ रही है वो अलग आ रही है, क्योंकि सॉलिड पॉइंट यहाँ है, और सी से स्लाइटली आगे फंक्शन L1 को अप्रोच कर रहा है, सी से स्लाइटली पीछे भी फंक्शन L1 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन फंक्शन की सी पर वैल्यू L2 आ रही है। तो मतलब जब आप गुजरोगे तब इस तरीके से आ रहे होगे तो एग्जैक्ट सी पे आपको नीचे आना पड़ेगा, मतलब पेन उठाना पड़ा, और सी से स्लाइटली आगे जाने पर फिर दोबारा से आप इस तरीके से चलोगे तो पेन उठाओगे फिर दोबारा। तो कुल मिला के एट एक्स इक्वल्स टू सी से गुजरते समय फिर दोबारा से आपको पेन उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की लिमिट से जो आंसर निकल कर आ रहा है वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर नहीं है। तो आप ये बात, इस बात को समझो, यहाँ पर जो केस है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी, इस तरीके की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मतलब एक पॉइंट जो है वो कहीं आइसोलेट हो गया। आइसोलेट का मतलब क्या है? वो हट गया, वहाँ नहीं है वो पॉइंट, वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन इस केस में बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि एट एक्स इक्वल्स टू सी के करस्पॉन्डिंग जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो ये सेम मैग्नीट्यूड को अप्रोच करने की कोशिश करेगा दोनों तरफ से, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसमें, लेकिन फंक्शन के एट बराबर सी पर कोई वैल्यू ही नहीं है, अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, कहीं पॉइंट है ही नहीं, सॉलिड पॉइंट है ही नहीं। सॉलिड पॉइंट का मतलब कहता है कि एट पर एक्स इक्वल टू सी पर यहाँ है ये फंक्शन। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये जो होता है वो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होता है, मिसिंग पॉइंट इसको कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसको कहते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। तो आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी का मतलब पॉइंट जहां होना चाहिए वहां से स्लिप कर गया कहीं पर, और एट एक्स इक्वल्स टू सी पर फंक्शन में होल है, यहाँ पर मतलब है ही नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो आप यहाँ ये बात लिखोगे कि लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट एक्स इक्वल्स टू सी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी L, बट ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूटी, एक तो जंप डिसकंटिन्यूटी, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, और भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है जिसका नाम है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है? जैसे आपने अभी जस्ट कर्व जो देखा था y बराबर 1/x², तो 1/x² में जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो कि कोई कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन पर कोई नंबर है कुछ इस तरीके से ये, और कुछ ये कर्व है बेटा, मान लो ये है, और ये x इक्वल्स टू सी लाइन है। तो आप सोचो कि लिमिट की अगर बात की जाए तो c से स्लाइटली पीछे और c से स्लाइटली आगे, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव में। फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू तो अनडिफाइंड है, यानी कि इस फंक्शन की बात की जाए एट एक्स इक्वल्स टू जी पर, तो एफ ऑफ सी क्या है? अनडिफाइंड। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो आप कह सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पर फंक्शन की लिमिट का आंसर तो इनफाइनाइट आ सकता है, लेकिन इन्फिनिटी को डिफाइंड वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू के कैसे बराबर करेंगे। तो एट एक्स इक्वल्स टू सी पर तो फंक्शन कुछ है ही, दे ही नहीं रहा वैल्यू, अनडिफाइंड है, लेकिन सी से स्लाइटली पीछे और स्लाइटली आगे के लिए ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके के डिसकंटिन्यूटी जिसको ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ता है और फंक्शन उस पॉइंट से पीछे उस पॉइंट से आगे इन्फिनिटी को अप्रोच करे और लिमिट एग्जिस्ट करे। इसके केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा, लिमिट की वैल्यू निकल कर आएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद भी फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। तो इस तरीके के फंक्शन को जिसमें लिमिट माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी को अप्रोच करता है उसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी में ऐसा भी हो सकता है कि एक लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, दूसरी माइनस इन्फिनिटी को। मतलब उसी कर्व को तुम इस तरीके से भी बना सकते हो जिसमें इस तरीके से बातचीत की जाए। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात होती है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात समझो, जीरो से स्लाइटली आगे के लिए जब आप अप्रोच करोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और जीरो से स्लाइटली पीछे की अगर बात करें हम तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यानी कि इसके केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन इसमें भी आप ये कह सकते हो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि सी जीरो से गुजरते समय आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो ये भी किस कैटेगरी में चला जाएगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की कैटेगरी में। तो आप ये समझो कि डिसकंटिन्यूटी की बात, कंटिन्यूटी तो एक ही केस में आएगी जिसमें लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर हो, और वो पॉइंट जो है वो डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन डिसकंटिन्यूटी बहुत तरीके की होती है। जंप डिसकंटिन्यूटी, जब ब्रांच टूटती हैं, पॉइंट अगर आगे पीछे हो जाए तो आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब पॉइंट को जहाँ होना चाहिए वो है ही नहीं वहाँ पर, ना ही ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और एक जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो आपकी कहलाती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो एक बार देखो, बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हें कि कंटिन्यूटी तो सिंपल है कि फंक्शन की लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए। लेकिन डिसकंटिन्यूटी इतने तरीके की होती है, और ये सब डिसकंटिन्यूटी अपने आप में यूनिक है, और इन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारे घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के थ्रू बात को और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे कि मान लो आपसे कहा गया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात की जा रही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात की जा रही है। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। एट x इक्वल्स टू 2 पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपने क्या किया, लिमिट का सिस्टम लगाएंगे। पहले तो फंक्शन की ग्राफ को समझो। फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये तो इसका कर्व हो गया। अब एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर अगर बात करें तो लेट अस सपोज यहाँ कहीं ये है एट एक्स इक्वल्स टू 2, और 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 4 होगी। यानी कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू जो आ रही है, इसको थोड़ी देर के लिए एफ एक्स अगर मान लें, तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है, डिफाइंड है बेटा। और ये जो 2 है वो डोमेन का पॉइंट है, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। तो इसी फंक्शन में जब आप फंक्शन की 2 पर वैल्यू की बात करें वो तो 4 आ रहा है,
लेकिन फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 2 पर लिमिट की अगर बात करें तो आपको पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब आप ये बात बताओ कि x बराबर 2 रखने पर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? 0/0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी, कोई नहीं बन रही। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस करा सकते हैं। तो डायरेक्टली जब वैल्यू रिप्लेस कराओगे तो लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 4, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है और ये फंक्शन की 2 पर वैल्यू के बराबर है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू के बराबर है। यानी कि अब आप इस बात को समझो कि x बराबर 2 से स्लाइटली पीछे से जब आप अप्रोच करोगे ग्राफ को तो ये 4 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 4 आ रहा है। और जब आप x बराबर 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तब भी ये ग्राफ 4 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट है और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ रही है। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये तो एनालिसिस इसकी हो गई y बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम काम हम करके दिखाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के लिए। जैसे कि y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x की बात करते हैं अगर, और फंक्शन लिया जाए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 पर, तो आपसे कहा गया y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x f(x) जो फंक्शन है और एट x इक्वल टू 2 पर चेक द कंटिन्यूटी। क्या करने की कहा गया आपसे? कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो आप इसका जब कर्व आप ड्रॉ करोगे, यानी कि कर्व जब बनाओगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हर इंटीग्रल फंक्शन पर ये टूटेगा, ठीक है, हर इंटीग्रल वैल्यूज पर ये कर्व टूटता है। लेट अस सपोज ये है, तो 0 से 1 के बीच में ये कर्व किस तरीके से काम करता है? y बराबर 0, 1 से 2 के बीच में y बराबर 1 और 2 से 3 के बीच में y बराबर 2 और 3 पर तो एग्जैक्ट 3 पर पहुंच ही जाएगा। तो जब आप 2 के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो तो 2 से गुजरते समय आपको फंक्शन में मतलब पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से स्लाइटली पीछे से जब आप अप्रोच करोगे इसको तो इसका लिमिट का आंसर कितना आएगा 1, और 2 से स्लाइटली आगे से जब आप अप्रोच करोगे मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करो तो वो कितना आ रहा है 2। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस फंक्शन f(x) जो कि एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। और इसी केसेस में जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस f(x) ये वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो आप ये कह सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और ये स्टेटमेंट से क्या क्लियर हो रहा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप ये कह सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बेटा लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो फिर हम इक्वेट करके क्या देखेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी कि एट x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस नेचर शो करेगा, क्योंकि आप ये समझो। और किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है ये? यहाँ पर ये जंप डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि जंप डिसकंटिन्यूटी इसलिए क्योंकि आपको 2 से गुजरते समय इस ब्रांच से इस ब्रांच पर जंप करना पड़ा। तो ये तो सिंपल एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जंप डिसकंटिन्यूटी है ये यहाँ पर, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही
और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ रही है, तो ये फंक्शन जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये एट एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि पेन उठाना नहीं पड़ेगा 2 से गुजरते समय, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हर इंटीजर पर टूटता है, तो 2 से गुजरते समय आपको पेन उठाना पड़ेगा, y बराबर 1 ब्रांच से y बराबर 2 पर जाना होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू की तो बात ही नहीं है फिर, क्योंकि तीनों इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए। और दिस टाइप ऑफ अ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज जंप डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन जब जंप लेता है सर्टेन, या ब्रांच टूटती है जब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई, इसमें कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी आज से आपका स्टार्ट हो गया, और आज से हम लोग इसमें डिस्कशन अपना इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस का कलेक्शन शुरू करेंगे, क्वेश्चंस का इस तरीके से करने हैं। बस इतना ध्यान रखना कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती हैं फंक्शन की। कंटिन्यूटी केवल उस केस में होगी जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो डिफाइंड होगी और फाइनाइट होगी। किसके बराबर होगी? फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर। और जिस भी लिमिट की जिस पॉइंट पर बात की जा रही है वो पॉइंट उस फंक्शन की डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, आउटसाइड द डोमेन का फंक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए, उस पर कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं की जाती, ठीक है। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ। कल मिलते हैं हम लोग इसके और डिस्कशन के साथ, ठीक है, बाय।